आशा करते हैं आप सभी अच्छे होइएगा। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो कैटालिस्ट है। ये कैटालिस्ट टॉपिक जो है बउआ हमने उठाया है क्लास 12 के चैप्टर 5 से। ठीक है, इस टॉपिक में हमको जानना है बउआ कि ये कैटालिस्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप जानते हो कोई रिएक्शन, ये तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इधर समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लो कि A + B मिलके बउआ C बन जा रहा है। जैसा कि आपने अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो वहां देख रखा होगा, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते थे। यहाँ पे मान लो कि A + B मिलके कोई C बन रहा है, और इसको आप जानते हो कि इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, या फिर मान लीजिए कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है? 10 मिनट का। लेकिन सेम यही चीज लेते हैं, A + B मिलके ये C बन जा रहा है, और ये कंप्लीट हो रहा है होगा 10 सेकेंड में। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे कुछ कैटालिस्ट ले लेते हैं या कुछ वैसा केमिकल कंपाउंड ले लिए। अब यहाँ फर्क इन दोनों रिएक्शन के बीच में क्या है होगा, आप अगर अच्छे से गौर से देखो तो इन दोनों रिएक्शन के बीच में बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कुछ अलग से मटेरियल नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम वैनेडियम ऑक्साइड ले रखे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, तो इतना ही के ले आने से तुम देखो फर्क होगा। ये पहले वाला रिएक्शन हम माने थे कि 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन दूसरा रिएक्शन 10 सेकेंड में कंप्लीट हो जा रहा है। आखिर क्या है ये चीज, वही हमको देखना है। यहाँ पे जो सब्सटेंस हम लाए हैं V2O5, हम कह सकते हैं कि उसी की वजह से इसका रेट क्या बढ़ गया होगा। जो चीज 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा था वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपको लिखा रखे हैं कैटालिस्ट, यहाँ लिखा है सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अल्टर मतलब क्या हो गया, या तो वो बढ़ा भी सकता है या फिर घटा भी सकता है। अच्छे से समझना, या तो वो बढ़ाएगा या घटाएगा। किसको बढ़ाएगा या घटाएगा? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction। और अपने आप में वो कोई बदलाव नहीं करेगा, जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। आर नोन एज कैटालिस्ट, यानी सीधी तौर पे कहें तो वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है और उस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में मेरा V2O5 था, इसके रेट को बढ़ा देता है, और इस केमिकल रिएक्शन से इस V2O5 को कोई फर्क न पड़ने वाला है, जैसा है ये वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट कहते हैं। और ये पूरा जो ये घटनाक्रम जो हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे वो कैटालिसिस कहेंगे। अब सवाल उठता है कि भैया आपका तो A + B मानने से काम चलेगा नहीं, थोड़ा एक रियल का एग्जांपल लेके बताइए। तो जैसे आप जानते हो हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं बउआ, N2 + H2 लेके हम बनाते हैं NH3 बनाते हैं। आप इसको बैलेंस करना जानते हैं, इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कीजिएगा तो ये 3H2 और ये 2NH3 बनेगा। ये प्रोसेस है, इसी को हेवर्स नाम के साइंटिस्ट द्वारा बताया गया था, इसलिए इसको हेवर्स प्रोसेस भी कहते हैं। हेवर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है इससे। इस प्रोसेस को हम और फास्ट करने के लिए बउआ इसमें आयरन लेते हैं इस रिएक्शन के बीच में, और ये आयरन क्या करता है, इस रिएक्शन को काफी गुना बढ़ा देता है, काफी गुना तेजी से कंप्लीट करवाता है। यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे Fe क्या हुआ, आयरन हुआ। ये Fe जो है आपका कैटालिस्ट हुआ। इस डेफिनेशन में हमने बता रखा है कि कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, किंतु रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका प्रॉपर्टी जो जैसा है ये वैसा ही रहेगा, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। अब कैसे फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है आज के ही सेशन में, अगले कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इस पे कैसे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता है कैटालिस्ट पे। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। अगला जो मेरा पढ़ना है यहाँ पे प्रमोटर जैसा कि नाम है, प्रमोटर मतलब क्या होता है, कोई चीज को प्रमोट करने वाला। और जैसा कि टॉपिक पढ़ रखे हैं, कैटालिसिस पढ़ रहे होगा, तो कैटालिसिस टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़े, कैटालिस्ट के बारे में पढ़े। यानी थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओ तो आप कह सकते हो कि भैया ये वो होगा जो कैटालिस्ट को प्रमोट करेगा। तो डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रमोटर्स आर सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है दैट इनहेल्स द
एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, मतलब ये वो सब्सटेंस है जो कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा। इसका एग्जांपल यही है, जैसे मान लो हैवर्स प्रोसेस में ही हम क्या लिए थे, N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बन रहा था, वो 2NH3 बन रहा था कि नहीं बन रहा था। यहाँ पे हम एज अ कैटालिस्ट आयरन का इस्तेमाल कर रहे थे जो सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पे यदि हम कभी कभी क्या करते हैं, मोलिब्डेनम को लेते हैं। ये मोलिब्डेनम क्या करता है बुआ, ये आयरन के, ये चूंकि तुम जान रहे आयरन कैटालिस्ट है तो ऑलरेडी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है, और ये मोलिब्डेनम आयरन के वर्क करने के टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देता है। कहो तो ये रिएक्शन को इनडायरेक्टली तौर पे जो है प्रमोटर क्या करता है, रिएक्शन को और ज्यादा गुना पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ाने का काम करता है। इसी तरह प्रमोटर है, तुम कहीं भी देखोगे तो कुछ अच्छे चीज होते हैं, अच्छे तत्व होते हैं, तो कुछ बुरे एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रमोटर था जो क्या कर रहा था, वो कैटालिस्ट के रेट को और ज्यादा बढ़ा दे रहा था। इसी तरह कभी कभी रिएक्शंस में कुछ वैसे चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है, कैटालिस्ट के रेट को घटाने का काम करता है। जैसे मान लो जिसको हम पॉइजन नाम देते हैं, ठीक है, ये वो पॉइजन नहीं है जो जहर वगैरह हम लोग सुनते हैं, वो पॉइजन नहीं है। ये केमिकल रिएक्शन में किसी कैटालिस्ट को रेट को कम करने वाले को हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। पढ़ोगे लिखा है पॉइजन आर सब्सटेंसेस दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ये वो सब्सटेंस होता है जो किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, वो घटाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे भी एक रिएक्शन लेते हैं और एक रिएक्शन के थ्रू हम समझने की काम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। चलो ठीक है, रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, ये रिएक्शन हमने किया CH3H CH3H। ठीक है, ये नॉर्मल तौर पे रिएक्शन को करवाने के लिए हम जिस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन और प्लेटियम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लिख देते हैं H+Pd। लेकिन इस रिएक्शन में अगर हम क्या करें, BaSO4 का इस्तेमाल करें, बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, BaSO4 का, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह वो ये एक्ट कर रहा है H+Pd, और ये बेरियम BaSO4 क्या करता है, इसके रेट को कम करने का काम करेगा। यानी कहो तो ये BaSO4 आपका क्या हो गया होगा, पॉइजन हो गया। क्या हो गया, पॉइजन हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई। हमने देखा क्या यहाँ पे, पहले समझे कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, अल्टर कर देता है। साथ ही साथ उस केमिकल रिएक्शन में वो जो कैटालिस्ट होता है उसके ऊपर कोई फर्क ना आता है। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रह जाता है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद भी। इसी को, और ये प्रोसेस को, इस घटना को ही हम कैटालिसिस कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे A+B मान के बताए थे, हम बताए थे A+B मिलके C बना रहा है, मान लो 10 सेकंड में। अगर कोई कैटालिस्ट, जैसे मान लो V2O5 एक अच्छा कैटालिस्ट है, इसका यूज करेंगे तो हो सकता है इस रिएक्शन का रेट 10 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो अंतर किसके आने की वजह से रिएक्शन का रेट घटा है, होगा तो V2O5 पे जो रिएक्शन बढ़ा है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। एक रियल का एग्जांपल लेके देखें हैवर्स प्रोसेस का। हम यहाँ पे आयरन जो था कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा था। फिर हम देखते हैं प्रमोटर क्या होता है। जैसा कि नाम है, प्रमोटर मतलब सपोर्ट करने वाला, यानी ये वो सब्सटेंस होता है जो कैटालिस्ट का सपोर्ट करता है। मतलब कहो तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसको प्रमोटर कहेंगे। जैसे हम हैवर्स प्रोसेस में ही एग्जांपल लिए थे कि मोलिब्डेनम अगर ले लोगे तो ये आयरन की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। कहो तो कैटालिस्ट और तेजी से वर्क करता है, इसलिए इसको हम मोलिब्डेनम को यहाँ क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। फिर हमने देखा पॉइजन क्या होता है। तो पॉइजन वो सब्सटेंस होता है जो किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, घटाने का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में BaSO4 क्या कर रहा था, इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटाने का काम कर रहा था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार उतार दीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ने का काम करते हैं। करते हैं बउआ आप लोगों ने इससे पहले जो बताया है लिख रखा होगा। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, मतलब ये कैटालिसिस प्रोसेस कितनी तरह से हो सकता है। ये टाइप्स ऑफ कैटालिसिस प्रोसेस दो टाइप का हो सकता है, एक होमोजेनस कैटालिसिस और एक हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ये होमोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है ये समझना होगा। यहाँ पे क्या होता है होमोजेनस कैटालिसिस में,
कि आपका जो होता है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का दोनों सेम फेज में होगा। सेम फेज का है तो मान लीजिए कि यदि ये रिएक्टेंट आपका सॉलिड है तो कैटालिस्ट भी सॉलिड होगा, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड होगा, रिएक्टेंट अगर गैस है तो कैटालिस्ट भी गैस होगा। लेकिन इसके अपोजिट क्या है, जैसे हेटेरोजेनस कैटालिसिस के केस में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट आपका सॉलिड है तो कैटालिस्ट हो सकता है गैस हो जाए, या ये फिर ये गैस हो तो ये सॉलिड हो जाए, या ये लिक्विड हो जाए तो ये गैस हो जाए। मतलब कहो तो अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में नहीं है, मतलब सेम स्टेट में नहीं है, तो वो आपका हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहलाएगा। अगर सेम स्टेज में है, सेम फेज में, मतलब मान लो कि रिएक्टेंट भी सॉलिड कैटालिस्ट भी सॉलिड, रिएक्टेंट भी लिक्विड कैटालिस्ट भी लिक्विड, या फिर रिएक्टेंट गैस कैटालिस्ट भी गैस, तो उस टाइप का जो कैटालिसिस का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं और थोड़ा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे कैसे हम कह सकते हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से यहाँ समझेंगे। तो चलो लिखोगे डेफिनेशन होगा, ये होमोजेनस कैटालिसिस में हम क्या कह रहे हो, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, होगा होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। इसी चीज को डेफिनेशन के तौर में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलो। When reactant and catalyst are in the same, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा, in the same are in the same phase, सेम फेज, ठीक है, आर said to be homogeneous catalysis, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हुआ, यहाँ इसका उल्टा हो, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ वही रह जाएगा, बस डिफरेंट फेज में, इसमें होगा डिफरेंट फेज। हम यहाँ पे आते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस को भी एक बार बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे कैसे सेम फेज में होगा या डिफरेंट फेज में। बड़ी फेमस सा एक एग्जांपल लेंगे, आप जानते हो, इसको जानते रहिएगा तो आप और C12H22O11 जानते हो इसको, ठीक है, सही बात है। ये आपका हो गया शुगर हो गया, इसको सुक्रोज भी हम कहते हैं। ये शुगर का हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज को अगर हम क्या करते हैं वाटर में मिला देते हैं या वाटर का सॉल्यूशन बना देते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक्वस। यानी शुगर को किस में डाले हैं, पानी में डाले, सीधी तौर पे कहो तो चीनी पानी का शरबत बना रहे हैं, ठीक है, मिला दोगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक से रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के बाद जो फाइनली जो बनता है यहाँ पे C6H12O6 बनता है और फिर C6H12O6 के टर्म्स में ये टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस रिएक्शन में हम एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो कैटालिस्ट से आप बड़ी अच्छी तरह से परिचित होंगे H2SO4 जो लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड, और यहाँ ये जो बन रहा है ये भी वाटर में बनता है, ये भी वाटर में बनता है, ये सब का सब क्या होगा, लिक्विड। तो यानी देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में कैटालिस्ट जो आपका ये है H2SO4 और रिएक्टेंट जो SO, ये दोनों का दोनों लिक्विड है, आपका दोनों सेम फेज में है, तो इस टाइप के कैटालिसिस को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। आगे भी एग्जांपल देखेंगे जस्ट 2 मिनट। देखिए ये एग्जांपल देखे आप लोगों ने, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखना है आप लोगों को, 2SO4 ये गैस स्टेट में होगा प्लस CO2 गैसियस स्टेट में ये कंबाइन करता है और फॉर्म करता है SO3 बनाता है, 2SO3 बनाएगा जो गैसियस स्टेट में। और इस रिएक्शन में जो क्या बोलते हैं कैटालिस्ट यूज करते हैं वो होता है NO और ये भी होता है गैसियस स्टेट। वो एक चीज यहाँ गौर करो, ये रिएक्टेंट हो गया आपका, रिएक्टेंट को देखो दोनों सेम फेज में, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी किस में
गैसेस स्टेट में है। और यहाँ आप देखिएगा जो हम कैटालिस्ट ले रखे हैं जो जनरली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, ये भी आपका गैसेस स्टेट में। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ जो कैटालिसिस का प्रोसेस हो रहा है वो किस तरह का है, होमोजेनस कैटालिसिस का प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसी में चाहे तो और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिख लीजिए। जिसमें हम यहाँ पे दोनों का दोनों, ठीक है, एक और एग्जांपल लिखोगे, जैसे हम इथाइल एसीटेट ले रहे हैं, CH3COO2H5, ये इथाइल एसीटेट है, ठीक है। और इथाइल एसीटेट आपका लिक्विड स्टेट में है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे बउआ किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ जो कैटालिस्ट लेते हैं वो HCl लेते हैं, और ये भी किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये रिजल्ट करता है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस, ये लिक्विड में होगा, प्लस C2H5OH, मतलब कहो तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा, दोनों का दोनों लिक्विड। यहाँ देखोगे रिएक्टेंट, ये पहला रिएक्टेंट ये भी लिक्विड, दूसरा रिएक्टेंट ये भी लिक्विड, और यहाँ HCl जो कैटालिस्ट लिए वो भी लिक्विड है। यानी इस टाइप का कैटालिसिस का प्रोसेस में जहाँ पे यहाँ देखो रिएक्टेंट भी लिक्विड है और ये कैटालिस्ट भी लिक्विड है, तो ऐसे हम कैटालिसिस के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत ना रहा होगा, हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत होगा भी तो ये पढ़ेंगे तो इसमें दूर हो जाएगा। अब हेटेरोजेनस कैटालिसिस किसको कहते हैं, तो लिखिएगा डेफिनेशन इसमें, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज इन डिफरेंट फेज कहने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हो सकता है कैटालिस्ट किस में होगा, सॉलिड में होगा, तो तुमको रिएक्टेंट जो होगा सॉलिड को छोड़ के लिक्विड या गैस में हो, या फिर मान लो कि रिएक्टेंट हो गैस में, तो हो सकता है कैटालिस्ट सॉलिड हो, मतलब दोनों का फेज सेम ना होगा मिला जुला। तो यहाँ पे देखोगे डिफरेंट फेज आर सेड टू बी क्या कह रहे हैं उसको, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस, इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको एग्जांपल द्वारा और अच्छे से समझेंगे। जैसे फादर पहले होगा आप लोगों ने हैबर्स प्रोसेस का एक एग्जांपल लिए थे जिसमें हम अमोनिया बनाते थे, क्या कर रहे थे उसमें हम N2+3H2 मिलकर 2NH3 बना रहे थे। इस प्रोसेस में आप वहां गौर करना आयरन का इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बनने वाला प्रोडक्ट, खैर हमको बनने वाले प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट जो था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था वो क्या था, गैसियस स्टेट में था, किंतु जो आयरन इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे वो सॉलिड स्टेट में था। जैसे देखो एक बार हम देख के बताते हैं, यहाँ लिखोगे आप लोग, तो N2 ये गैसियस स्टेट में होगा, प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में ये मिल के बनाएगा होगा यहाँ पे आपको 2NH3, ये भी गैसियस स्टेट है। और यहाँ जो हम यूज करते हैं कैटालिस्ट वो होता है मेरा Fe होता है, और Fe जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। जरा गौर से देखोगे तो ये कैटालिस्ट जो है आयरन ये सॉलिड है और रिएक्टेंट दोनों का दोनों रिएक्टेंट गैस है। अभी तक से क्या देखे थे कि यहाँ पे जैसे देखो ये गैस दोनों रिएक्टेंट गैस और हमारा कैटालिस्ट भी गैस था, मतलब ये दोनों सेम फेज में था। लेकिन यहाँ क्या अंतर देखने को मिल रहा है कि दोनों का दोनों डिफरेंट फेज में, यहाँ तक कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में है। यहाँ ये दोनों गैस है और ये क्या है, सॉलिड है। तो इस टाइप का कैटालिस्ट को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजेनस कैटालिस्ट कहेंगे। और भी एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, जैसे मान लो कि वेजिटेबल ऑयल को जो होता है हम इसको वेजिटेबल घी में बदलते हैं। घी में बदलते हैं किसके प्रेजेंस में होगा, तो निकेल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में। निकेल सॉलिड हो गया, ये लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे भी देखिए जो वेजिटेबल ऑयल था, वेजिटेबल ऑयल मतलब होता है वनस्पति तेल और वेजिटेबल घी मतलब होता है वनस्पति घी, जैसे डलडा वगैरह होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं
वेजिटेबल घी में किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। यहाँ रिएक्टेंट लिक्विड है और कैटालिस्ट क्या है, सॉलिड है। यानी देखो दोनों क्या फेस क्या है, डिफरेंट है। ये भी क्या हो गया, हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एक एग्जांपल हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम देखे थे, या कहो तो दोनों को अच्छे से समझे। इसमें हम देखे क्या टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, दो टाइप का होता है, होमोजेनस कैटालिस्ट, हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। यदि यहाँ पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होगा तो होमोजेनस, डिफरेंट में होगा तो हेटेरोजेनस। दोनों का साथ साथ एग्जांपल देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इससे आगे चलते हैं। देखिए बुआ, अभी तक हम देखे इससे पहले होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस। अब हुआ हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी तक आप देखे होंगे कोई कैटालिस्ट आता है, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए क्या देखें, अमोनिया के लिए N2 मिलकर ये बनाता था 2NH3 बनाता था। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज करते थे आयरन यूज करते थे। तो आप ये देख चुके हो अभी तक से कि ये कैटालिस्ट के आ जाने की वजह से रिएक्शन क्या हो जाता था, बहुत फास्ट हो जाता था। ये रिएक्शन जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता था। अब इसी में हुआ हम बताए थे कि क्या होता था कि अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों का स्टेट अलग अलग है, फेज अलग अलग है, तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। अगर सेम है तो होमोजेनस कैटालिसिस कहेंगे। हम इसको क्या पढ़ते हैं, इस टाइप के कैटालिसिस को क्या कहेंगे लोग, हम इसको कहते हैं हेटेरोजेनस कैटालिसिस, क्योंकि यहाँ पे दोनों का फेज अलग अलग है। ये बात अभी तक हम कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड अब आखिर सवाल होता है कि भैया ये कैटालिस्ट कैसे रिएक्ट करता है, या ऐसा क्या कर देता है कि ये रिएक्शन इतना जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है किसी रिएक्शन में, और रिएक्शन को बहुत फास्ट या बहुत स्लो कैसे कर देता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं ये थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। इसके अंदर देखेंगे कि कोई कैटालिस्ट फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई कैटालिस्ट वर्क कैसे करता है, एक्टिवेट कैसे होता है। तो हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कैटालिस्ट है, ये कोई कैटालिस्ट है और यहाँ पे कोई रिएक्टेंट हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई दो रिएक्टेंट, इन दोनों का ये कैटालिस्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये दोनों वर्क कैसे करेंगे ये हमको जरा देखना होगा। सबसे पहले तो क्या करता है कि ये कैटालिस्ट जो होगा रिएक्टेंट को जो है अपने सरफेस से बाइंड करने की कोशिश करता है। किससे बाइंड करने की कोशिश करता है, अपने सरफेस से। कैसे बाइंड करेगा जरा समझो एक बार। पहले जहां पे रिएक्शन होगा ये ए बी अलग होगा, ये अलग होगा। ये क्या होता है, रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर कैटालिस्ट के पास आता है और इसके बाद ये कैटालिस्ट कैसे करेगा इसका काम देखिएगा। अब ये डिफ्यूज होकर इसके पास पहुंचेगा ए और बी, तो फाइनली क्या करता है कैटालिस्ट जो होता है ये दोनों रिएक्टेंट को अपने सरफेस से बाइंड कर लेता है तेजी से। ये बना। अगला स्टेप जो होता है इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। अब इसमें होगा क्या होगा, ये जो बन रखा है या इसको हम नीचे बनाते हैं, यहाँ पे अगला इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पे हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ए बी, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्टेंट जो है होगा यहाँ पे जैसे जैसे इसका बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं वैसे ये दोनों क्या करते हैं, फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और अगला स्टेप में क्या होगा, इसके बाद जो है आपको कैटालिस्ट जैसे था वो वैसा का वैसा ये कैटालिस्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बनेगा ए और बी जो आपस में बॉन्डेड है ये बन जाएगा। यानी आप देखिए क्या यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो पहले कैटालिस्ट लिए थे जो क्या था, ये देख रहे हैं कैटालिस्ट का स्ट्रक्चर, और यहाँ दो रिएक्टेंट लिए थे ए और बी लिए थे। ये ए बी को क्या किया था, ये ए बी डिफ्यूज होके कैटालिस्ट के पास पहुंचा था और कैटालिस्ट इसको अपने सरफेस से पहले बाइंड किया काफी तेजी से। फिर इन दोनों को आपस में बाउंडेशन करवाना शुरू कर दिया और फिर फाइनली अल्टीमेटली देखें तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन होता है। डिसप्रपोर्शनेशन को तो बॉन्ड जो बना था वो ब्रेक कर जाता है और यहाँ पे ए और बी अलग सेपरेट हो जाते हैं। कहिए तो जो ए और बी का रिएक्शन को करवाना था फाइनली वो रिएक्शन बना बनाया हमको यहाँ मिल जाता है। ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना था, यहाँ देखो बॉन्ड फॉर्म कर चुका है।
ये सब प्रोसेस, क्योंकि ये चीज जितना भी चीज देखो, पहले कैटालिस्ट बाइंड किया सरफेस से, फिर इन दोनों का बाउंडेशन करवाया, फिर फाइनली अलग हो गए। जैसा कैटालिस्ट इनिशियल टाइम में लेकर फाइनल टाइम में भी वैसा ही है। इसीलिए आज क्लास के स्टार्टिंग में ही हम कह चुके थे कि कैटालिस्ट का क्या होता है, जैसा डेफिनेशन बताया था कैटालिस्ट का, कैटालिस्ट वो होता है जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन का। देखो कैटालिस्ट स्टार्टिंग में भी ये था, फाइनल स्टेज में भी ये, लेकिन रिएक्टेंट को देखा जाए तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग स्टेज में सेपरेटली लिखा, लेकिन अब ये कंबाइंड फॉर्म में आ चुका होता है। अब ये थ्योरी में भी यही सब बात कहा गया है, इसी को हम लिखेंगे। एक बार पहले इसको आप अच्छे से समझिए, फिर हम इधर थ्योरी लिखते हैं और उसको समझाते हैं, थ्योरी के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक हम लोग देख चुके थे कि ये कैसे कोई कैटालिस्ट जो है अपने सरफेस से कोई रिएक्टेंट को बाइंड करता है। उसी चीज को यहाँ हम वर्ड्स के टर्म्स में लिखवा दिए। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा फिर इसको बढ़ाइएगा। यहाँ पे हम लिखवाए हैं कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, मतलब रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर किसके सरफेस पे पहुंचता है, वो कैटालिस्ट के सरफेस पे पहुंचता है। जैसे यहाँ देखिए रिएक्टेंट ए और बी है, ये थोड़ी देर बाद ये डिफ्यूज होकर कैटालिस्ट के पास पहुंचेगा, मतलब इस कंपाउंड के पास पहुंचेगा। फिर इसके बाद है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, और देखिए पहुंचा तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये कैटालिस्ट के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया गया। इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैटालिस्ट, और देखो बीच बीच में इंटरमीडिएट कैटालिस्ट का ये फॉर्मेशन होगा। इसके बाद है डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस, मतलब देखो यहाँ पे फिर से डिजॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब देखिएगा तो यहाँ पर से जो है जो कैटालिस्ट के सरफेस से जो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हुआ था वो फिर से अलग हो जाएगा, और इस अलग होने के प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन कहते हैं। आप पर रखे होंगे स्टार्टिंग में ही, और ये अलग हो गया। इस प्रकार से देखिए तो आपका पहले जो कैटालिस्ट था जैसा था वो वैसा ही है, अभी भी वो वैसा है, लेकिन फर्क आया है तो रिएक्टेंट में आया। रिएक्टेंट एक दूसरे से क्या हुआ, इजीली बाइंड कर गया, और ये जितना देखने में आपको बोर्ड पे स्लो लग रहा है ऐसे ऐसे, वैसा होता नहीं है। इसके आ जाने की वजह से काफी तेजी से रिएक्शन होता है। अभी ये अगर नहीं होता तो ए बी बहुत दूरी पे होते हैं एक दूसरे से, जल्दी एक दूसरे के पास आते नहीं, लेकिन ये चूंकि कैटालिस्ट के होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। कैटालिस्ट पहले सरफेस से बाइंड करता है, फिर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और फाइनली जो होता है डिसॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू ये दोनों अलग हो जाते हैं और रिएक्टेंट दोनों बाइंड करके प्रोडक्ट बन चुके होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे वही लिखवाए हैं। फिर फाइनली लिखवाए डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट, और जो रिएक्शन प्रोडक्ट जो बना है, ये प्रोडक्ट जो बना है कैटालिस्ट से फाइनली फिर अलग हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस हो गया आपको, इसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। इसके बाद हम देखेंगे आपको हम इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है, बउआ अब हम लोगों को यहाँ देखना है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखना है कैटालिस्ट का। तो सबसे पहले कैटालिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी पहला इसका फीचर हो सकता है, इसका एक्टिविटी हो सकता है। एक्टिविटी कहे तो कोई कैटालिस्ट का जो क्षमता होता है, पोटेंशियल होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का, उसी को उसका क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब कितना होता है तो लगभग होगा, कहे तो कोई भी कैटालिस्ट लगभग 10 का पावर 10 गुना क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है। दी स्ट्रेंथ ऑफ, उसी चीज को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं, थोड़ा पढ़ो देखो क्या लिख रखा है। दी स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट अप टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब कोई केमिकल एडजॉर्प्शन में कैटालिस्ट की क्या भूमिका होती है, तो वो कैटालिस्ट क्या करता है, कोई केमिकल एडजॉर्प्शन का जो रेट है उसको बहुत हद तक बढ़ा देता है। यहाँ पे है दी रिएक्टेंट मस्ट एब्जॉर्ब रिजनेबली स्ट्रांगली ऑन दी कैटालिस्ट, कोई क्या होता है बुआ, इसमें जो रिएक्टेंट होता है कैटालिस्ट के सरफेस से स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं और फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ एक और चीज कहा है बुआ कि यहाँ पे लिख रखा है फिर आपको, हाउ एवर they must not get absorbed so strongly that they become immobilized, लेकिन इतना भी तेजी के साथ ना अटैच होते हैं ताकि आगे चल के अलग हो ही ना पाए। मतलब वो इस हिसाब से, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ एक कैटालिस्ट है और ये रिएक्टेंट है, ये दोनों अटैच हो गए, ये इस प्रकार से अटैच होते हैं कि कुछ समय के बाद ये अलग हो सके, ऐसे ना अटैच होते कि कुछ समय के बाद ये ऐसे है तो ऐसे ही बाउंड रह जाए, ये हम कहना चाहते हैं।
फिर यहाँ पे लिखा है दूसरा नेचर जो होता है कैटालिस्ट का, सिलेक्टिविटी होता है। वो कैटालिस्ट की वजह से ही क्या करता है, तुम कहो तो रिएक्टेंट की वजह से तो प्रोडक्ट निर्भर करता ही है, जैसा तुम रिएक्टेंट लोगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कैटालिस्ट अगर वहां ले रहे हैं तो कैटालिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट के बनने में। मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके पीछे कैटालिस्ट का भी डिसाइडेशन थोड़ा बहुत होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल हुआ हम आप लोगों का लेते हैं, जैसे मान लो कि CO प्लस H2 गैस को लेते हैं और ये रिएक्शन करवाते हैं हम एक कैटालिस्ट जो होता है कॉपर के प्रेजेंस में, Cu के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा HCHO। कोई दिक्कत किसी को इसमें? इसके बाद जो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सेम यही कंपोनेंट है, बस हम क्या करेंगे यहाँ पे कैटालिस्ट चेंज कर देंगे। जैसे CO गैस ऊपर भी लिए थे, CO गैस हम यहाँ भी लिए, H2 गैस जो है बउआ हम ऊपर भी लिए थे, H2 गैस को हम क्या किए यहाँ भी, बस यहाँ क्या कर दिए हम कैटालिस्ट को थोड़ा सा बदल दिए। यहाँ कैटालिस्ट कॉपर या ZnO के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं आपको क्रोमियम Cr2O3 ले रहे हैं कैटालिस्ट। तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है ये बनेगा CH3OH बन जाएगा। फिर यही सेम चीज लेते हैं, अब कैटालिस्ट के जगह पे यहाँ पे देखो कॉपर दिए थे, यहाँ पे क्रोमियम या ZnO के साथ साथ सॉरी कॉपर या ZnO के साथ साथ Cr2O3 दिए थे। अब जो ले रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, निकेल को कैटालिस्ट के तौर पे लेते हैं और फिर देखिए क्या बनता है मेरा प्रोडक्ट। निकेल को कैटालिस्ट के तौर पे लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा मीथेन गैस बनेगा और वाटर जो होगा ये भी वेपर के फॉर्म में कहिए यानी गैस के फॉर्म में ये बनेगा। आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट तीनों का सेम है, कैटालिस्ट क्या किए डिफरेंट ले लिए तो प्रोडक्ट भी क्या बन गया, डिफरेंट बन गया। यानी कोई रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट सिलेक्टिविटी का भी काम करता है, हम यही कहना चाहते हैं, इसको आप नोट कर दीजिए। फिर अगला लिखा है स्पेसिफिसिटी, यहाँ लिखा है अ सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन वन रिएक्शन में फेल टू कैटालाइज अनदर रिएक्शन। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि कोई रिएक्शन में मान लीजिए कि हम कैटालिस्ट यूरिएज ले रहे हैं तो यूरिएज क्या कर रहा है, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे रहा है। ये जरूरी नहीं कि किसी दूसरे रिएक्शन में भी हम यूरिएज लेंगे तो उसका रेट बढ़ा ही देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम यहाँ भी लेके समझाते हैं। जैसे मान लो ना हुआ यहाँ पे हम कॉपर दिए थे ना कैटालिस्ट, कॉपर दिए थे तो यहाँ पे रिएक्शन का रेट काफी बढ़ गया तो हम कहें कॉपर कैटालिस्ट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, मान लो कोई दूसरा रिएक्शन हो रहा है वहां कॉपर ले रहा है तो ये जरूरी नहीं कि कॉपर वहां भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, जगह तो है नहीं, ठीक है, फिर भी समझाने की कोशिश हम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे NH2COONH2 प्लस इसका एडिशन करवाते हैं H2O के साथ, इसको कहते हैं यूरिया कहते हैं। और इसका रिएक्शन यानी एडिशन करवाएंगे जो एंजाइम लेंगे यूरिएज के प्रेजेंस में, यूरिएज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है होगा आप लोगों का 2NH3 प्लस 2CO2 में ये चेंज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन करवाए हैं यूरिएज कैटालिस्ट के एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन काफी तेजी से बनके हमको ये प्रोडक्ट मिला है। लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं कि यूरिएज का इस्तेमाल हम कहीं और करेंगे तो वो क्या करेगा, एज अ कैटालिस्ट वर्क करेगा ही, ठीक है। आज का हुआ हम क्या करते हैं, अध्याय यही समाप्त करते हैं। अगली अध्याय में हम क्या देखेंगे, एंजाइम कैटालिस्ट देखेंगे और थोड़ा सा जियोलाइट का इसमें बचा रह गया, जियोलाइट समझेंगे वो क्या होता है, ठीक है। और आप लोगों का इस वीडियो के साथ साथ इस क्लास में जो भी टॉपिक्स पढ़ाया गया है इसका क्वेश्चन डीपीपीएस के तौर पे अटैच कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक से डीपीपीएस पर डाउनलोड करो और बनाना शुरू करो इसको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।